स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अब तिरुपति बालाजी से लौट आए हैं और अगला दौरा उनका किस तरह का रहने वाला है, एक तरह से जो चुनावी प्रचार प्रसार अब फिर से वो शुरू करेंगे, किस जिले में सबसे पहले जाने वाले हैं, इससे संबंधित जानकारी हम आपको देंगे। दूसरी बड़ी बात, कांग्रेस की टिकट से जुड़ी भी करना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक लोकसभा चुनावों की बात करें या उपचुनावों की भी जानकारी दें तो प्रत्याशी इनकी ओर से फाइनल नहीं किए गए हैं। लेकिन दिल्ली में अब ये कब मीटिंग होने वाली है, इसका शेड्यूल क्या है और कितनी जल्दी फाइनल लिस्ट हमारे समक्ष आने वाली है, किन नामों को लेकर अभी चर्चा हो रही है या कौन कौन से नाम यहाँ कांग्रेस के पदाधिकारियों की ओर से शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, इससे संबंधित जानकारी भी आज हम आपको इस बुलेटिन में देंगे। तीसरी बात करना चाहेंगे निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा और चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा से जुड़ी। दरअसल क्योंकि इन दोनों पर ही ये आरोप भी लगाया गया था और शिकायत भी बालूगंज थाना में दर्ज करवाई गई थी जो सीपीएस संजय अवस्थी हैं उनकी ओर से कि इन्होंने खरीद फरोख्त में अपना हाथ दिखाया है। और दूसरी बड़ी बात ये भी थी कि खरीद फरोख्त के साथ साथ अब यहाँ दूसरा आरोप यहाँ पुलिस की ओर से भी इन पर जो लगाया जा रहा है, ये जानकारी भी हम आपको देने वाले हैं, क्योंकि आज हाईकोर्ट में इनकी पेशी थी और किस तरह की सुनवाई हुई है, इनकी अग्रिम जमानत को लेकर क्या कुछ हुआ है, इससे संबंधित अपडेट हम आपको देने वाले हैं। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि बारिश बर्फबारी को लेकर देखिए अलर्ट जारी किया गया था और बीते 2 दिनों में उसका काफी असर भी देखने के लिए मिला। तकरीबन अभी 185 ट्रांसफार्मर और 103 सड़कें बंद बताई जा रही हैं दोपहर तक। हालांकि पीडब्ल्यूडी की टीम लगी है सड़कों को दुरुस्त करने में और साथ ही साथ ये बिजली बोर्ड की ओर से भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जहां बिजली गुल हो गई है सेवाएं दोबारा से बहाल हो सके। लाहौल स्पीति में 2 हिमखंड गिरने के मामले सामने आए थे, जिस वजह से भागा नदी का जो फ्लो था वो भी रुक गया था। इसीलिए हिदायत ये दी गई है कि लाहौल स्पीति और किन्नौर का अभी पर्यटक और जो बाकी हिमाचल प्रदेश के लोग भी हैं वो भी रुख ना करें। अभी खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि वहां पर हिमखंड भी देखिए अभी गिर रहे हैं। हालांकि लाहौल स्पीति में जो 2 हिमखंड गिरे हैं उससे किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ है। एक तरह से ये हम गनीमत कह सकते हैं, क्योंकि बड़ा नुकसान भी इस बीच हो सकता था। लेकिन ऐसे क्षेत्र में हिमखंड गिरे जहां पर किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा है। अभी अगर आगामी दिनों की बात करें तो 3 से 6 अप्रैल तक मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा और 7 अप्रैल के बाद मौसम फिर से करवट बदलने वाला है। तो ये भी आज मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से क्योंकि प्रेडिक्शन जारी की गई है और जानकारी हमने आप तक पहुंचाना जरूरी समझा। अगली बात करना चाहेंगे राजेंद्र राणा की एंट्री को लेकर जो बड़े बोल सामने आए हैं चंद्रशेखर की ओर से। चंद्रशेखर जो कि कांग्रेस के विधायक हैं और कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, दरअसल इन्होंने कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को घेरना चाहा है। इनका ये कहना है कि जब जयराम ठाकुर पिछली सरकार में मुख्यमंत्री थे तो कभी भी प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल से मिलने उनके घर नहीं गए, लेकिन अब जा रहे हैं। ये षड्यंत्र रचा गया है नेता प्रतिपक्ष की ओर से ही कि उन्होंने राजेंद्र राणा की एंट्री करवाई भाजपा में, और ये इसीलिए करवाई गई है ताकि धूमल परिवार को नीचा दिखाया जा सके। धूमल परिवार पहले से ही राजेंद्र राणा की एंट्री का भाजपा में विरोध कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी राणा की जबरन एंट्री करवाई गई है और ये नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने ही किया है। महज वो धूमल परिवार को नीचा दिखाना चाहते थे, जिसमें कि कामयाब भी रहे। दूसरी बड़ी बात उन्होंने राजेंद्र राणा को लेकर कही है कि अब सुजानपुर की जनता ये जान गई है कि वो किस तरह की राजनीति का परिचय देते हैं। वो महज यहाँ पर अवसरवादी राजनीति का परिचय देते हैं। इसके लिए वहाँ की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि धोखा उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ ही नहीं बल्कि सुजानपुर की जनता के साथ भी किया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर भेजा था और जो यहाँ राजेंद्र राणा ने कदम उठाया है उसके बाद उपचुनाव में उनकी हार एक तरह से निश्चित है। ये भी यहाँ पर चंद्रशेखर की ओर से आज कुछ एक शब्द कहे गए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि देखिए धूमल परिवार का जिक्र यहाँ पर जरूर किया जा रहा है और ये हर कोई जानता है कि धूमल परिवार राजेंद्र राणा को वैसे ही पसंद नहीं करता था, क्योंकि प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जब हारे थे तो वो राजेंद्र राणा की बदौलत ही हारे थे। राजेंद्र राणा ने उस वक्त जीत हासिल कर ली थी चुनावों में और उसके बाद से लेकर ही इस तरह का सियासी घटनाक्रम इन दोनों परिवारों के बीच में था। लेकिन फिर भी राजेंद्र राणा की एंट्री भाजपा में हो गई और तो और उन्हें टिकट भी दिया जा रहा है, जिसके लिए धूमल परिवार भी मान गया है। तो ये पूरी प्लानिंग नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की थी, ऐसा कुछ यहां पर चंद्रशेखर का कहना है।
अगली बात हम कंगना रनौत से जुड़ी करना चाहेंगे, क्योंकि मंडी के रण में उतरे हुए तकरीबन इन्हें 4 दिन हो गए हैं। आज भी कुछ ऐसी ही नई एक्टिविटीज़ देखने के लिए मिली। सबसे पहले तो ये भीमा काली माता का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर पहुंची थी और उसके बाद फिर इन्होंने पदाधिकारियों से भी मुलाकात की। दरअसल सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र में जो भी पदाधिकारी बनाए गए हैं उनसे अभी तक क्योंकि इंट्रोडक्शन नहीं हो पाई थी, तो बिल्कुल एक तरह से मीटिंग इनकी हुई है। और तीसरी बड़ी बात, नमो टी स्टॉल में भी आज कंगना रनौत की ओर से चाय बेची गई, वहां के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को और बाकी के नेता या लोग जो वहां पर पहुंचे थे। लेकिन इस बीच 4 बड़ी स्टेटमेंट्स भी कंगना रनौत की ओर से दी गई हैं। पहली बात देखिए, उन्होंने ये कही कि उन्हें यूं ही प्रत्याशी बनने का अवसर नहीं मिल गया, उनके ऊपर बहुत बड़े नेताओं का आशीर्वाद था। जहां अनुराग ठाकुर को वो अपना रोल मॉडल मानती हैं, वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर उनके अब मार्गदर्शक हैं। दूसरी बड़ी बात उनकी ओर से ये कही गई कि भाजपा ने हमेशा से ही महिलाओं को सम्मान दिया है, इसीलिए तो लखपति दीदी बनाई, उज्जवल योजना दी, लेकिन कांग्रेस तो मोल भाव लड़कियों के और महिलाओं के कर रही है। यहां से पता चलता है कि कांग्रेस कितना ही सम्मान महिलाओं का करती है। दरअसल अपनी इस स्टेटमेंट में उन्होंने तंज भी कांग्रेस पर कसा है, यानी कि भाजपा के समर्थन में तो बहुत सारे शब्द कहे ही कहे, लेकिन कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया है, ये हम कह सकते हैं। तीसरी बड़ी बात उन्होंने ये कही कि भले ही एक्टिंग में उन्हें महारत हासिल हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है राजनीति में उन्हें जीत हासिल होगी। इसके लिए उन्हें लोगों का सहयोग चाहिए। अगर उनसे कोई गलती हो जाती है तो क्षमा भी उन्हें की जाए, और विरोधी भी कमज़ोर नहीं है, ये बात भी उन्होंने कही। यानी कि विपक्ष एक तरह से कांग्रेस को यहां पर कमजोर नहीं माना जा सकता है। कांग्रेस भी मजबूत है और मजबूत चेहरे को ही चुनावी मैदान में उतारने वाली है, तो यहां विरोधियों को कमजोर बिल्कुल नहीं समझना है। एकजुटता के साथ भाजपा को चुनाव लड़ना होगा, ये कंगना रनौत के शब्द आज थे। तीसरी बात उन्होंने एक और कही है, जिसमें उन्होंने जेपी नड्डा का जिक्र किया। उनका ये मानना था कि भाजपा पहले किसी और राज्य से कंगना रनौत को टिकट देने वाली थी, लेकिन फिर उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से विनती की कि उन्हें मंडी की सेवा करने का ही मौका दिया जाए, जिसके बाद उन्हें मौका भी मिला है, लेकिन सहयोग उन्हें मंडी की जनता का चाहिए होगा, तभी वो अपने इस पड़ाव में सफल हो पाएंगी और उसके बाद सेवा करने का मौका उन्हें मंडी का मिल पाएगा। ये भी आज कंगना रनौत की ओर से कहा गया है। और एक पॉइंट और सामने आया है, बाकी राज्यों में भी प्रचार प्रसार के लिए कंगना रनौत जाने वाली है, ये बात आज उन्होंने खुद कबूली है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी आज एक बड़ी स्टेटमेंट दी है, क्योंकि लगातार अभी कांग्रेस नेताओं की ओर से ये पूछा जा रहा है कि भले ही राज्यसभा सांसद का चुनाव जीत लिया गया हो, लेकिन सरकार बनाने के लिए बहुमत कहां से भाजपा लाएगी। और ये तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी कई दफा कह चुके हैं। तो इसका जवाब देते हुए नेता प्रतिपक्ष ने इतना ही कहा है कि जैसा राज्यसभा सांसद के चुनाव में हुआ है, बिल्कुल वैसा ही अब उपचुनावों में भी होने वाला है। लोकसभा चुनाव में भी इसका परिणाम देखने के लिए मिल जाएगा कांग्रेस को। तो अभी उन्हें शांत रहना चाहिए, क्योंकि पहले भी इसी तरह की टिप्पणियां वो कर रहे थे और मुंह की फिर उन्हें खानी पड़ी। तीसरी बात एक और भी यहाँ नेता प्रतिपक्ष की ओर से कही गई है, जिसमें उनका मानना था कि भारत को विकसित बनाना है और उसी को तेज गति देने के लिए अब कोशिश ये हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार भी प्राइम मिनिस्टर बनाना है, और ये तभी संभव हो पाएगा जब 400 सीटों का लक्ष्य पूरा होगा। इसके लिए हिमाचल प्रदेश में भी कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। यहाँ की 4 सीटों पर भाजपा का ही कब्जा रहने वाला है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जनता भी जान गई है कि कांग्रेस से कुछ नहीं होने वाला है। जो गारंटियां दी गई थी वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। 2 या 3 गारंटियां अभी तक महज पूरी हुई है, वो भी सही ढंग से या उचित ढंग से कांग्रेस पूरी करने में सफल नहीं रही है। ये नेता प्रतिपक्ष के बोल थे। विक्रमादित्य सिंह ने देखिए एक सवाल हाल ही में कंगना रनौत से किया था कि जब हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई तो उस वक्त वो कहाँ थी, हिमाचल की बेटी उस वक्त कहाँ छिपी थी, मंडी के लोगों का साथ देने के लिए क्यों नहीं आई, आर्थिक तौर पर वहाँ के लोगों की मदद क्यों नहीं की। तो कंगना रनौत ने इस पर बिल्कुल टिक कर जवाब दिया है, जिसमें उनका ये कहना है कि जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनका दायित्व रहता है लोगों के कार्य करना, विकास करना और लोगों की मदद करना। नौकरी पेशे से संबंधित सभी लोग राज्य से बाहर जाते हैं, कंगना रनौत भी गई थी, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो मुंबई की ही हो गई। जिस तरह से कोई व्यक्ति पेशे से डॉक्टर होता है, पेशे से अध्यापक होता है, वैसे ही वो एक्ट्रेस थी, अपना काम कर रही थी। और जो
उस दौरान यहाँ पर चुने हुए प्रतिनिधि थे, उनका ये दायित्व बनता था कि प्रभावितों के पास वो जाए, उनसे मिले, उनकी सहायता करे। ये उम्मीद किसी और से कांग्रेस आखिरकार क्यों लगा रही है? लेकिन अब मौका जब कंगना को दिया गया है तो आने वाले समय में वो ये कार्य करके दिखाएंगी, प्रभावितों से भी मिलेंगी और जो भी मदद मंडी के लोगों के लिए हो पाएगी वो उनकी ओर से दी जाएगी। लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी था कि उनके पास ये अधिकार हो और जब वो एक चुनी हुई प्रतिनिधि होंगी तो उनकी ओर से ये कार्य भी किए जाएंगे। ये जवाब दरअसल मंत्री विक्रमादित्य सिंह को कंगना रनौत की ओर से दिया गया है। हालांकि राहुल गांधी पर भी आज कंगना की ओर से टिप्पणी की गई है। अभी हाल ही में राहुल गांधी ने ये कहा था कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है भाजपा की ओर से। तो कंगना का ये मानना है कि लोकतंत्र की डेफिनेशन क्या है, शायद राहुल गांधी को इस बात की जानकारी नहीं है, इसीलिए इस तरह की बातें उनकी ओर से की जा रही है। भाजपा लोगों का साथ मांग रही है, लोगों का साथ दे रही है, विकास को बढ़ावा दे रही है। यही लोकतंत्र होता है, इसे लोकतंत्र की हत्या नहीं कहा जा सकता है। अब देखिए, पॉलिटिकल सिनेरियो पर आना चाहेंगे। विशेष तौर से लाहौल स्पीति सीट पर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं और चर्चाएं इसलिए भी हो रही हैं, रवि ठाकुर जो कि चुन के वहाँ की जनता की ओर से भेजे गए थे, उन्होंने तो अब कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का हाथ थाम लिया है। तो इस वजह से कांग्रेस के कार्यकर्ता, पदाधिकारी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ चल रहे हैं और नाराज़गी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आज एक कुल्लू में लाहौल स्पीति कांग्रेस के महासचिव सुरेश कारदो की ओर से प्रेस वार्ता बुलाई गई थी, जिसमें सुरेश कारदो ने यह कहा है कि रवि ठाकुर गद्दार है, लाहौल स्पीति की जनता उन्हें बख्शेगी नहीं और ना ही किसी भी चुनाव में अब उनका साथ देने वाली है। उनका साथ लाहौल स्पीति की जनता ने इसलिए दिया था क्योंकि कांग्रेस से वो प्रत्याशी थे, लेकिन अब दगाबाजी उन्होंने दिखाई है और इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना होगा। खैर, रवि ठाकुर पर तो देखिए टिप्पणी की और ये भी कहा कि जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता, पदाधिकारी हैं वो रवि ठाकुर से बहुत नाराज़ हैं और आम जनता भी वहाँ की नाराज़ हैं। और इसके बाद मुख्यमंत्री सुक्खू के लिए कुछ अच्छे शब्द इनकी ओर से कहे गए, जिसमें इनका मानना था कि 3 बार उन्होंने स्पीति का दौरा किया। इससे पहले जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं उन्होंने इतने दौरे इतने कम समय में लाहौल स्पीति के कभी नहीं किए और 1500 देने की शुरुआत भी लाहौल स्पीति से ही की गई है, सबसे पहले वहीं की महिलाओं को, क्योंकि ये लाभ मिला है। इसके अलावा ट्राइबल प्लान और लाहौल के विकास को लेकर भी कई योजनाएं चलाई और लाहौल स्पीति आभारी भी रहेगा कांग्रेस की सरकार का। अब देखिए, रवि ठाकुर पर तो टिप्पणी की गई है लाहौल स्पीति के कांग्रेस के महासचिव की ओर से, लेकिन डॉक्टर रामलाल मारकंडे का भी इन्होंने विरोध किया है। हाल ही में रामलाल मारकंडे ने ये बात कह दी थी कि वो कांग्रेस से भी चुनाव लड़ सकते हैं और अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि हो सकता है उन्हें ही उपचुनाव के लिए वहां से टिकट दिया जाए। लेकिन विरोधी स्वर यहां पर भी उठ गए हैं और सामूहिक तौर पर रिजाइन दिया जाएगा कार्यकर्ताओं की ओर से, पदाधिकारियों की ओर से, अगर डॉक्टर रामलाल मारकंडा को अपना प्रत्याशी कांग्रेस बनाती है। ये बात आज सुरेश कारदो की ओर से ही कही गई है। उनका ये मानना था कि जमीन से जो व्यक्ति जुड़ा हो, जिसने फील्ड पर पहले काम किया हो, उसे ही कांग्रेस को अपना प्रत्याशी बनाना चाहिए। हालांकि खुद के लिए भी दावेदारी सुरेश कारदो ने यहां पर जताई है और इनका ये भी कहना है ये हाईकमान से मिलने वाले हैं, क्योंकि एनएसयूआई से लेकर अभी तक कई पदों पर ये अपनी सेवाएं कांग्रेस के लिए दे चुके हैं। ऐसे में ये पूरा हक और अधिकार इसका रखते हैं। लेकिन अगर इनके अलावा या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो ज़मीन से जुड़ा हो, जिसने फील्ड पर काम किया हो, उसे भी टिकट दिया जाएगा तो उसका भी समर्थन करेंगे। लेकिन अगर इसके अलावा डॉक्टर रामलाल मारकंडा को टिकट दिया जाता है तो सामूहिक तौर पर लाहौल स्पीति से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता, पदाधिकारी हैं वो रेजिग्नेशन दे देंगे। तो रवि ठाकुर को भी ये गद्दार कह रहे हैं, उनके लिए भी विरोधी स्वर उठ रहे हैं। और हालांकि 6 के 6 विधानसभा क्षेत्रों में ही अभी ऐसा माहौल देखने में आ रहा है कि जिन भी नेताओं ने यहाँ क्रॉस वोटिंग की, उसके बाद कांग्रेस के समर्थक कार्यकर्ता काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं उनसे। लेकिन जो डॉक्टर रामलाल मारकंडा है, फिलहाल इससे पहले पूर्व सरकार में क्योंकि मंत्री भी रह चुके हैं, तो उनकी ओर से भी जब दावेदारी जताई गई कांग्रेस प्रत्याशी बनने के लिए, तो देखा जा सकता है उनका भी यहाँ भारी विरोध हो रहा है। और ये जो सुरेश कारदो हैं, इनकी ओर से ये भी कह दिया गया है कि जो डॉक्टर रामलाल मारकंडा है वो आया राम गया राम है। अगर इस तरह का व्यक्ति प्रत्याशी बनाया जाएगा स्पीति से तो उसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो स्थिति अब यहाँ पहुँच गई है कि कांग्रेस को ये डिसीजन लेना होगा, कांग्रेस हाईकमान को ये देखना होगा कि डॉक्टर रामलाल मारकंडा को टिकट देनी है या फिर ये विरोधी स्वर उन्हें संभालने हैं। क्योंकि देखिए, 1 या 2 नेताओं की ओर से नहीं बल्कि ये कई कार्यकर्ता, पदाधिकारी हैं जिनकी ओर से विरोधी स्वर उठाए गए हैं। एक साथ भी ये रेजिग्नेशन अगर देते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस को फिर लाहौल स्पीति में हो सकता है।
मुख्यमंत्री सुक्खू के दौरे से जुड़ी जानकारी भी लेकर आए हैं। ये तिरुपति बालाजी क्योंकि गए थे अपने परिवार समेत और प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान भी इनके साथ वहां थे। इसके अतिरिक्त मंत्री राजेश धर्मानी भी गए थे। फिलहाल ये लौट आए हैं और 6 बजे का समय इनका चंडीगढ़ पहुंचने का रखा गया था। ठीक रात के 10 बजे तक ये शिमला पहुंच जाएंगे क्योंकि बाय रोड परिवार के साथ आ रहे हैं। इसके अलावा अगला शेड्यूल भी इनका जारी हो गया है। शुरुआत अब ये अपने चुनावी दौरे की जिला हमीरपुर से करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा बगावती सुर क्योंकि कांग्रेस में जिला हमीरपुर से ही उठे हैं, तो वहां जाकर ये देखेंगे कि आखिरकार अभी स्थिति क्या है। राजनीतिक तौर पर स्थिति का जायजा लेने के लिए जाएंगे और कैसे अब विरोधी स्वरों को रोकना है, इनको मैनेज करना है, ये भी कोशिश इनकी ओर से होने वाली है। तो ये हम कहना चाहेंगे अगले कल से ही, क्योंकि दौरा जो है इनका कंफर्म हो चुका है जिला हमीरपुर जाने का। कांग्रेस टिकट पर भी कब तक फैसला होगा ये इंतजार भी हर किसी में बना है। लेकिन अब देखिए 2 तिथियां यहाँ पर सामने आई हैं। 5 अप्रैल और 6 अप्रैल को दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान बड़ी बैठक लेने वाली है। सबसे पहले स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, ये 5 अप्रैल को होगी। इसमें मुख्यमंत्री सुक्खू भी जाएंगे, जो प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह है वो भी पहुंचने वाली है और डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी जाएंगे। फिर 6 अप्रैल को सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी। हालांकि इसमें अधिकांश टिकट देखिए फाइनल कर लिए जाएंगे और अभी तकरीबन 3 ऐसे हलके बताए जा रहे हैं उपचुनावों के लिए जहां पर संशय ही बरकरार है या नाम भी सही से शॉर्टलिस्ट नहीं किए गए हैं। लेकिन अब फाइनल एक तरह से टिकट कर दिए जाएंगे, ये मानकर कांग्रेस के नेता भी चल रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा समय कांग्रेस नेताओं के पास भी नहीं है। जब तक प्रत्याशी फाइनल नहीं होगा तब तक देखिए प्रचार प्रसार करने का कोई मज़ा भी नहीं है, और अगर प्रचार प्रसार करते भी हैं तो किसके नाम पर किया जाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। इसलिए अब जल्द से जल्द यहाँ कैंडिडेट्स भी फाइनल होने वाले हैं और ये 6 अप्रैल के बाद कभी भी फाइनल लिस्ट सामने आ सकती है। हालांकि जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, फाइनल मंजूरी उनकी ओर से ही दी जाएगी। उससे पहले सुझाव इन नामों को लेकर मुख्यमंत्री सुक्खू, प्रतिभा सिंह और डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री एक साथ देंगे। अब भाजपा की बात करें तो लोकसभा चुनावों को लेकर भी इन्होंने अपने कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में उतार दिए हैं, और दूसरी ओर उपचुनावों की बात करें तो उन्हें पूर्व विधायकों को टिकट दिए गए हैं जिन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया था। देखिए आज एक और बड़ा मामला सामने आया है, क्योंकि जब ये क्रॉस वोटिंग हुई थी तो ठीक उसके कुछ दिन बाद सीपीएस संजय अवस्थी की ओर से बालूगंज थाना में ये कंप्लेंट दर्ज करवाई गई थी कि विधायकों की खरीद फरोख्त की गई है। और खरीद फरोख्त के मामले में जो नाम सामने आया था, एक तो इसमें चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा हैं और दूसरे आशीष शर्मा हैं जो कि निर्दलीय विधायक है। इन्होंने खरीद फरोख्त को अंजाम दिया, इस तरह की शिकायत इनके खिलाफ बालूगंज थाना में दर्ज करवाई गई थी। उसके बाद कोर्ट का दरवाज़ा इन दोनों व्यक्तियों की ओर से जब खटखटाया गया तो फिर देखिए इसमें जो पहला फैसला कोर्ट की ओर से सामने आया था, या आदेश हम कह सकते हैं, वो ये इन्हें दिया गया था कि पुलिस की जांच में इन्हें उपस्थित रहना है, पुलिस की पूछताछ में इन्हें खुद को शामिल करना होगा। जिसके बाद ये दोनों ही, राकेश शर्मा भी और जो निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा हैं, बालूगंज थाना में गए थे और जो भी इनसे पूछताछ की गई उसका जवाब भी दिया गया। आज कोर्ट में फिर इनकी पेशी थी और इस बीच क्योंकि अग्रिम जमानत को लेकर ये मांग कर रहे हैं तो अग्रिम जमानत की अवधि 26 अप्रैल तक इनकी बढ़ा दी गई है। और हाई कोर्ट में जो स्टेटस रिपोर्ट रखी गई है पुलिस की ओर से, उसमें यह भी कहा गया है कि चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा पुलिस को धमका रहे हैं और पूछताछ में भी कोई सहयोग नहीं दे रहे हैं। ये बात भी आज रख दी गई है। हालांकि अभी जो इसमें नई अपडेट आई है वो फिलहाल इतनी ही है कि जो अग्रिम जमानत की अवधि है वो 26 अप्रैल तक बढ़ाई गई है। एफआईआर को रद्द करने की याचिका भी इनकी ओर से देखिए कोर्ट में दायर की गई है और इस बात को लेकर राज्य सरकार से याचिका पर कोर्ट ने जवाब मांगा है। तो इतनी ही प्रोग्रेस अभी फिलहाल इस मामले में हुई है। ये अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आए थे। निर्दलीय विधायकों को लेकर भी जानकारी दे देते हैं, क्योंकि अगले कल ये भी हाईकोर्ट जाने वाले हैं। ये उस नोटिस को चुनौती देंगे जो कि इनके लिए जारी किया गया है विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की ओर से। विधानसभा अध्यक्ष ने इन्हें एक नोटिस दिया है जिसमें इन्हें जवाब देना होगा कि आखिरकार ऐसी क्या नौबत आ गई जो कि ये अपने विधायक के पद से इस्तीफा दे रहे हैं। ये इस नोटिस का जवाब नहीं देना चाहते हैं। हालांकि 10 अप्रैल तक का समय इन्हें दिया गया था, लेकिन व्यक्तिगत तौर से जब इन्होंने इस्तीफा सौंपा है विधानसभा अध्यक्ष के
पास, तो क्यों इन्हें इस तरह के नोटिस जारी किए जा रहे हैं। लेट लतीफ़ी जानबूझकर सरकार और विधानसभा अध्यक्ष बरत रहे हैं, ये आरोप इन्होंने लगाया है। इसी वजह से अगले कल ये भी हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने वाले हैं। देखिए, इससे पहले कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी इस तरह के मामले सामने आए थे, जिस पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था। इसी फैसले के आधार पर ये भी यहाँ हाईकोर्ट की शरण में जाने वाले हैं। ये बात आज निर्दलीय विधायक होशियार सिंह की ओर से कही गई है। देखिए, एक और जानकारी हमारे समक्ष आई है और इसमें 2 महिलाओं सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। चिट्टे के मामले में 67 ग्राम चिट्टा इनसे बरामद किया गया है। ये 2 अलग अलग मामले हैं, लेकिन महिलाओं की गिरफ्तारी भी इसमें हुई है। ये हैरत अंगेज बात है। ये शिमला पुलिस थाना का ही मामला यहाँ पर बताया जा रहा है। अभी महिलाओं से और जो बाकी के 7 आरोपी पकड़े गए हैं, इनसे पूछताछ हो रही है। बैकवर्ड लिंक्स इनके खंगाले जा रहे हैं। NDPS एक्ट के तहत यहाँ मामला दर्ज हो चुका है। तो फिलहाल के लिए यही अपडेट। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।